नमस्कार। दैनिक स्टेट समाचार पत्र और दैनिक स्टेट समाचार टेलीविजन के इस संगठन से मैं हरबंस नागो के आपका करता हूं स्वागत। दर्शकों, आज 11 जुलाई है और अपने वादे के मुताबिक वही उद्देश्य, ना काहूं से दोस्ती ना काहूं से बैर, प्रातः का ये कार्यक्रम जो रखा है और आपसे एक वचन दिया था कि मैं अपने साथ कुछ वो शख्सियत को जोड़ूंगा जो इसमें सोने पे सुहागा करके अनेकों असीम अनुभव अपने जिंदगी के, अपने प्रोफेशनल के यहाँ आपसे साझा करेंगे। आप स्क्रीन पर देखते हैं, मेरे साथ हैं श्री निगम गुप्ता जी। ये एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट भी हैं, देश विदेश के अनेकों समाचार पत्रों में इनके कॉलम छपते हैं। दो ये किसी एक जर्नलिज्म के लिए फ्रीलांसर हैं, साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। दो एमबीबीएस नहीं है, मगर यहाँ तक जम्मू कश्मीर में और उनके कई मित्र हैं, उनको कोई मेडिकल समस्या पड़ जाती है तो जैसे हम एक डॉक्टर से सलाह करते हैं, निगम गुप्ता जी से सलाह करते हैं, निगम जी ये क्या है, कई मुद्दों पर। वही निगम जी मेरे साथ है। निगम जी, पहले तो आपका स्वागत है और मैं आभार प्रकट आपका करता हूं, मेरे बहुत शॉर्ट नोटिस में आपने इसको स्वीकारा। शुक्रिया, थैंक यू जी। निगम गुप्ता साहब, आपको आज अनुभव लेने का मुख्य कारण ये था कि आज विश्व जनसंख्या दिवस है और बहुत सी बातें हुई है। इसमें भारत के लिए भी चिंता का विषय है, उससे ज्यादा चिंता का विषय जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए है। इसी पर आपका ज्ञान लेकर बांटूंगा इस समय सीधे प्रसारण में। और पहले अगर यही आपसे बात करूं, पर निगम सर उससे पहले कुछ खबरें हैं और इस समय पूरा देश की निगाहें हैं वो जम्मू कश्मीर पर हैं, क्योंकि वार्षिक बाबा अमरनाथ 2 महीने से ज्यादा की जो आरंभ हुई है, अब इंद्र देवता के प्रचंड कहर से ये यात्रा थम गई है। काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है, यात्रा आज भी नहीं गई। 300 किलोमीटर पहले जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय मार्ग लंबा होता था, अब उसकी दूरी काफी कम हो गई है। बहुत सी नई टनल बनी है, बहुत कुछ करने के बावजूद भी बारिश ने तबाही की है और लगातार नेशनल हाईवे बंद है। निगम जी, खबर यही है कि 40,000 से ज्यादा लोग जो यहाँ रुके हुए हैं, यात्री निवास में वास्तव में 1600 की जगह है, मगर यहाँ 4,000 लोग हैं। यात्री निवास का जो प्रांगण है साथ में, वहां पर निगम गुप्ता जी मात्र 200 की जगह है, मगर 800 है। और इसी तरीके से हालांकि डिप्टी कमिश्नर अवनी लवासा पूरे प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके की असुविधा ना हो। निगम जी, आप मानेंगे कि हमारे यहाँ चाहे सिंह इज ए किंग या और धार्मिक संगठन है, उन्होंने पूरा दिल से इन यात्रियों को कष्ट ना हो काम किया है। इस पे भी आपसे बात करूंगा और चर्चाएं करेंगे। निगम जी, आज जो एक बहुत बड़ा दिन है निगम जी, और ये विश्व जनसंख्या दिवस है, इसमें जो खबर अभी तक आ रही है निगम गुप्ता जी की जो प्रजनन की संख्या है वो बहुत कम होगी, 0% के है। 1.4 जम्मू कश्मीर में है। इसमें औसतन यानी कि जम्मू कश्मीर 2 बच्चों पैदा हो रहे हैं, मगर अगर रूरल क्षेत्र में देखें जो रिपोर्ट कहती है 1.51, शहर में 1.2। इस गिरते हुए ग्राफ पर आप क्या कहते हैं निगम जी, दर्शक जानना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इस लायक समझा। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं मे बी नॉट द राइट पर्सन टू डिलीवर द राइट थिंग ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, बट ये है कि जो मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, जिन लोगों के साथ मैं उठता बैठता हूँ, मेनली उसमें हेल्थ केयर से जुड़े लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, बट उनसे जो मैंने कोई तथ्य इकट्ठा किए हैं, जहाँ जो अपने आज की डेट में हम सोशल मीडिया या बाकी जो हमारे चैनल्स होते हैं, न्यूज़पेपर, जहाँ आप जैसे लोग जिनसे हम जुड़ते हैं, मिलते हैं, इससे मैंने ये नोटिस किया है सर, जो मेरा मैं नहीं कहूँगा अपना है, जो क्रक्स निकल के आ रहा है, वो आज की जीवन शैली बहुत बड़ा कार्य है। जीवन शैली का मतलब है, बहुत देर पहले मैंने एक, हमारे यहाँ कैंसर स्पेशलिस्ट हुआ करते थे, तो मैंने उनको पूछा, जी ये कैंसर पहले तो था नहीं, आज अगर हम बात करें कुछ ऐसे एरियाज हैं जिधर कैंसर का नाम तक नहीं है, स्पेशली फार फरलॉन्ग एरियाज है, जैसे आप गिलगित बाल्टिस्तान का आप सुनते भी होंगे सोशल मीडिया पे, वहाँ बीमारियों का नाम नहीं है। वहाँ की औरतें 65 साल 70 साल की उम्र तक बच्चा पैदा करने की क्षमता रखती हैं। ये सब चीज़ें जब हम कैलकुलेट करते हैं तो निकल के क्या आता है
कि वी शुड ट्राई टू लिव द लाइफ एज अवर एल्डर यूज टू लिव। जैसे हमारे पुराने लोग जिंदगी जीते थे उस तरह से जिंदगी जीनी चाहिए। सादा खाना, मेहनत करनी, पैदल चलना, ये चीजें आज की डेट में अगर हम देखें आज के हमारे बच्चों में, जहाँ जो हमारी यूथ पॉपुलेशन है, एक तरफ हाँ, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि इंडिया जो है, इंडिया का इम्पोर्टेंसी कैपिटल भी बोला जाता है। इंडिया इज गोइंग, मेरे ख्याल में अभी थोड़े दिन पहले एक किसी आउटलुक मैगजीन में एक कॉलम भी मैंने पढ़ा, उसमें लिखा था इंडिया इज द इम्पोर्टेंस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। मीन्स के 40 साल से ऊपर आज मर्दों में भी क्षमता खत्म हो गई है, प्रजनन जिसे आप बोलते हैं उसकी। उसका कारण यही है हमारी जीवन शैली, हमारा खान पान, हमारा रहना उठना बैठना, कम नींद लेना, ये सबसे बड़ा कारण है। कारण मल्टीपल आ जाते हैं। नशाखोरी आप कह लें, एक तरह से फास्ट फूड सबसे बड़ा रीजन, और जो दूध, पहले बोला जाता थे दूध दही मक्खन घी ये सब खाना चाहिए लाइफ में। और अगर हम डॉक्टर्स की बात करें, जो हमारे एक्सपीरियंस तजर्बेकार डॉक्टर हैं, वो ये कहते हैं कि डोंट रिड्यूस द कैलोरीज, बर्न द कैलोरीज। आप अच्छा खाइए और उसको बर्न करिए, वर्कआउट करिए, एक्सरसाइज करिए, पैदल चलिए, काम करिए। लेकिन वो चीज़ें आज के बच्चों में खत्म हो रही हैं। रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे देखें, बच्चे ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। बच्चे क्या, हम लोगों का भी यही हाल हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण लाइफस्टाइल बदल चुका है। जो 7-8 घंटे की नींद, जिसे एक मैंडेटरी नींद बोला जाता है, वो लोग नहीं ले रहे। उसके बाद खाना पीना फास्ट फूड, पता नहीं कहाँ से उठ के ये नई नई चीजें आ गई हैं, पास्ता बर्गर पिज्जा। बट वो नॉर्मल खाना जिसे बोला जाता था एक शुद्ध खाना, सात्विक खाना, या जिसे बोला जाता था अमृत, दही घी मक्खन को अमृत का दर्जा दिया गया था पुराने लोगों में। आज ये चीजें मिसिंग है, कहीं ना कहीं ये चीजें इस चीज को इम्पैक्ट कर रही हैं। लेकिन गुप्ता जी, एक चीज देखी गई है कि अगर जैसे जर्मन की बात करें, वो तो खाली हो चुका है। वो तो भारत को भी कह रहा कोई यहाँ आइए। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा दर्शकों के लिए, जो ये समस्या है, एक तरफ से भारत हमारा सरकार ये भी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से, जैसे महिला चाहे शहर में हो या ग्रामीण में, वो गर्भवती होती, प्रेग्नेंट होती है, ग्रामीण क्षेत्र 86% आबादी हमारी गांव में है, वहां जो इसके संबंधित विभाग है, आंगनबाड़ी है, दूसरे हैं, नेशनल हेल्थ मिशन के लोग, ये लगे रहते हैं, उनके साथ पूरी सपोर्ट करते हैं। प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक उसके साथ सारी सपोर्ट करते हैं। जच्चा बच्चा के लिए भी इतना कुछ कर रहे, सरकार प्रोत्साहन भी दे रही है। इसके बावजूद भी अभी हमारे देश के और जम्मू कश्मीर खास करके चिंता का विषय है। ऐसा क्यों है? इसका रिजल्ट सरकार क्या देख रही है और किस कारण से ये सफल नहीं हो पा रही? आपने जर्मनी की एग्जांपल दी, मैं यहाँ एक दूसरे मुल्क की एग्जांपल दूंगा जिसे पॉपुलेशन में सबसे बड़ा मुल्क बोला जाता था, चाइना। चाइना। आज चाइना इस समस्या से हमसे भी ज्यादा जूझ रहा है। देखें, एक तरफ तो ये भी है, भारत की अगर बात करें तो हर चीज में भारत एक गुलदस्ता बनता जा रहा है। वर्ल्ड ह्यूमन रिसोर्स की बात करें, वी आर द लार्जेस्ट ह्यूमन रिसोर्स प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। पॉपुलेशन की बात करें, हम आज चाइना से ऊपर निकल गए और चाइना काफी पीछे रह गया है। वहां भी कारण यही था। चाइना का खान पान आप देख लें, सारी दुनिया जानती है। फास्ट फूड तो उन्होंने पूरे वर्ल्ड को दहेज में दिया, खुद तो वो इससे इम्पैक्ट हुए हुए कोरोना की तरह। तो ये जैसे आपने सवाल किया कि हमारे नेशनल हेल्थ मिशन में कई कार्यक्रम आए, लेकिन आज भी मैं समझता हूँ जो हमारे रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, रिस्पॉन्सिबल में मैं आम आदमी को भी गिनूंगा, हमारे जो पत्रकार मित्र हैं मैं उनको भी गिनूंगा। हमारा काम है अवेयरनेस फैलाना मार्केट के अंदर। हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं, जो जिस इस नाम से मार्केट में आते हैं, जी हम लोग तो सोशल सर्विस करते हैं, हम तो कोई कमाई के लिए इसमें आते नहीं। मुझे एक बताएं, एक सियासतदान ने कब लोगों को इस चीज का ज्ञान दिया है कि हमें रहन पहन खान पान कैसा रखना है, सिवाय एक दूसरे पे इल्जाम लगाने के कुछ नहीं किया। आज इतने कार्यक्रम सरकारों ने तैयार किए हैं, जब रिबन काटनी हो तो हमारे पॉलिटिकल लीडर सबसे आगे आ जाते हैं, जब उसका क्रेडिट लेना हो सबसे आगे आ जाते हैं। आपने जच्चा बच्चा की बात की, जननी सुरक्षा योजना, जिसमें बच्चा पैदा होने पे डिलीवरी के टाइम हॉस्पिटल लाना ले जाना, उसका खर्चा, फिर आपके आशा वर्कर्स आई हैं। क्या ये सरकारों ने पैसा खर्चा, किसी पॉलिटिकल लीडर ने सिवाय क्रेडिट लेने के कभी पब्लिक अवेयरनेस के लिए कुछ किया है? मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी कमी है। समस्या जड़ें जड़ें जो है, अगर जड़ों तक जाया जाए तो जड़ एक नहीं होती, जड़ें मल्टीपल होती हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण है, हमारे लोग प्रोग्राम अवेयरनेस को लेकर बहुत
पीछे हटते जा रहे हैं। खासकर जो सिविल सोसाइटीज हैं, जो एनजीओज हैं, उनको आगे आना चाहिए, ना कि सिर्फ अखबारों में फोटो खिंचवाना या मेरे जैसा शौक रखना, आपके चैनल में आके भाषण देना सुबह सुबह। लेकिन प्रैक्टिकली बात अगर करें, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, जैसे मैं बात कर रहा, ह्यूमन रिसोर्स भी है, जहां नसबंदी कराने पे भी पैसा मिलता है और बच्चा पैदा करने पे भी सरकार पैसा देती है। तो हमें दोनों स्कीम्स में एक बैलेंस बना के रखना है। जैसे फूड डाइट्स और सप्लीमेंट का बैलेंस बड़ा जरूरी है। ओवर ईटिंग या ओवर वो करने से, किसी ओवरडोज लेने से नुकसान होता है, तो किसी चीज का नाजायज फायदा या कम फायदा लेने से भी बहुत समाज को नुकसान होता है। अगर सरकार की स्कीमों की बात करें तो हमें उनसे बेनिफिट लेना चाहिए। विलेजेस की आप बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली, आज विलेजर यूथ जो है वो भी सोशल मीडिया का शिकार होता जा रहा है। पहले वो लोग खेतों में मेहनत करते थे, जहाँ बाकी जो अपने नौकरी है, पढ़ाई है, इन चीज़ों में काम करते थे, लेकिन पढ़ाई का भी आज एक ऐसी रैट रेस चल पड़ी है, नंबर रेस आ गई है कि बच्चे 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं। मेरे हिसाब से आज भी किसी एक्सपीरियंस्ड अगर जो भी एजुकेशनिस्ट हैं, हमारे प्रोफेसर हैं, उनसे बात करें तो वो यही कहते हैं कि 8 घंटे आप पढ़िए, 8 घंटे आप अपना सोइए और 8 घंटे मौज मस्ती करिए। लेकिन मौज मस्ती तो हमारी लाइफ से गायब हो चुकी है। तो मुझे नहीं लगता कि हम सिस्टम के साथ सुधर रहे हैं, हम सिस्टम के साथ बिगड़ रहे हैं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है नगो के साहब। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में हम आर्टिफिशियल लाइफ तो नहीं उसको लेके आ जाए आगे, ठीक है, उसका बेनिफिट लें, एआई का जमाना है, बट आर्टिफिशियल लाइफ जीना जो है वो हमें छोड़नी पड़ेगी किसी ना किसी हद तक। तब जाके ये सिस्टम, जिसे हम नेचुरल बैलेंस जो बोला जाता है, इकोलॉजिकल बैलेंस भी कहा जाता है, ये इसको अडॉप्ट करने में हमें फायदा मिलेगा। ठीक है गुप्ता जी, मेरे कई मित्र जैसे आप हैं और कई गायनोकोलॉजिस्ट मेरे मित्र हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट में भी, उनका ये कहना है कि जो खास करके हमारे जम्मू की ही बात करते, ग्रामीण क्षेत्र हैं, जितने भी पहाड़ी जिला हैं, वहां से जब वो प्रेग्नेंट लेडी आती है, जब हॉस्पिटल पहुंचती है, वो अनीमिक होती है और आयरन की उसमें बहुत कमी होती है। अब सरकार ने जो कुछ बहुत सी दवाइयां मुफ्त दी है, आयरन भी दी है, मगर उसके लिए कहते हैं, मैं पक्का तो नहीं कह सकता, मगर अक्सर कहते हैं वो अप टू द मार्क नहीं है। अगर आयरन ही अगर लेडी को देना है तो कम से कम अच्छा शुद्ध आयरन जो टैबलेट की शेप में हो वो दिया जाए, वो नहीं है। अगर महिला प्रसव से पहले कमजोर है तो डिलीवरी के समय दिक्कत होगी। कई जो है डिलीवरी के समय भी कई डेथ हो जाती है, कई गर्भ के अंदर ही ड्रग हो जाती है। ये सारा सरकार के पास, निगम गुप्ता जी, फिगर होने के बावजूद भी सरकार इस पर वो कदम नहीं उठा रही है जिससे कि गर्भवती महिला, खास करके पहाड़ी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में वो हष्ट पुष्ट हो, दवाइयां मिले। ये कमी जो है अभी तक हमारी सरकार दूर क्यों नहीं कर पाई, इसका क्या कारण आप मानते हैं? एक हिंदुस्तान की हेल्थ सेक्रेटरी हुआ करती थी, एस राधा कुमार। उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका एक शीर्षक था, हेल्थ केयर, डू वी केयर? क्या हम संजीदा हैं हेल्थ केयर सिस्टम को लेकर? आपने बात करी कि दवाइयों की क्वालिटी की, इसमें कोई शक नहीं, पैरामीटर्स बड़े अच्छे डिफाइंड और डिजाइन हैं, बट क्या उनको फॉलो किया जाता है? फॉलो क्यों नहीं किया जाता? उसके भी मल्टीपल कारण हैं। पहला कारण मुझे साहब ये है कि हम कंपटीशन में आकर रेट्स के चक्कर में दवाइयों की क्वालिटी, गुणवत्ता को कई बार इग्नोर भी कर देते हैं। रेट्स का मतलब अगर बात करें सरकारी खरीदारी में, अगर कोई सरकारी डॉक्टर थोड़ा सा ऊंचे भाव में सामान खरीद लेता है तो लोग, पब्लिक एजेंसीज, कंपटीटर्स, वो इतनी कंप्लेंटबाजी करते हैं, उस अफसर का जीना मुहाल हो जाता है। अगर वो क्वालिटी कॉशियस ना होकर रेट्स पे आ जाता है तो क्वालिटी इफेक्ट होती है। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार को एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए और मॉनिटरिंग एजेंसीज को डेवलप करना चाहिए कि वो जाके चीज़ों की जो क्वालिटी है, क्वालिटी कॉशियस भी रहे, और प्राइस में, मैं नहीं कहता हूँ कि किसी को एनकरेज किया जाए वो एग्जॉर्बिटेंट रेट पे चीज़ खरीदें, बट अब जब हम डॉक्टर की एथिकल प्रैक्टिस की बात करते हैं, एथिकल प्रैक्टिस से बहुत सारे सिस्टम ऐसे हैं। एथिकल दवाइयों की बात करें, डॉक्टर कभी भी जेनेरिक मेडिसिन को प्रोत्साहन नहीं देते हमारे। इसको लेकर भी बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, आपके प्रोग्राम बहुत कम पड़ जाएगा इसको लेकर। लेकिन एक बैलेंस बनाने की जरूरत है, वो बैलेंस सरकार ही बना सकती है कि नियम और उन नियमों को ताक पर रख के खरीदारी ना हो, सिर्फ प्राइस को कॉशियस करके खरीदारी ना हो। ऐसे पैरामीटर्स तैयार किए जाए ताकि अगर प्राइस 2 रुपए ज्यादा भी आता है तो भी कहीं जाके एजेंसी जाके हेल्थ केयर सिस्टम में इन्वॉल्व ना हो। आज अगर जुडिशरी की हम बात करें, जुडिशरी भी कई बार मैंने देखा है हेल्थ केयर में डायरेक्टली इंटरवीन नहीं करती। ये बहुत अच्छी बात है। आने वाले टाइम में, हाँ,
इसका नाजायज फायदा हमारे सिस्टम में बैठे डॉक्टर्स या जो हमारे प्रोक्योरमेंट अथॉरिटीज हैं उनको भी नहीं लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा संजीदा होना पड़ेगा कि हम लोग कितने कॉशियस हैं सिस्टम को लेकर। जो मैंने किताब आपका जिक्र किया, मैं चाहूंगा हर डॉक्टर या आम नागरिक उसको पढ़े। हेल्थ केयर, डू वी केयर, आगे क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा, क्या हम कितनी केयर करते हैं जी। निगम गुप्ता जी, दर्शक देख रहे हैं कि आपके नेम के साथ लिखा हुआ निगम गुप्ता हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर, और ये मुझे बड़े हर्ष की बात है, क्योंकि बीइंग ए मीडिया वॉच डॉग उसका यह है कि बिल्कुल, यानी कि उसको हर चीज को देखते रहना कि गलत तो नहीं है, कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है। तो मुझे इस बात का संतोष है, 3 दशक से ज्यादा आपको भी देखता है मुझे हो गया है, आपने उद्देश्यों को बिल्कुल बना के रखा। उद्देश्य जो सही है उस पर कभी समझौता नहीं किया, कई बार कष्ट भी आए। ये जो आपके पास हेल्थ केयर सर्विसेज सिस्टम है, ये सचमुच आपने एक नया इतिहास जम्मू कश्मीर में दिया है, काफी कठिनाइयों के बाद। अगर आपको अच्छा लगे, दर्शक जानना चाहेंगे कि ये जो कार्य आप कर रहे हैं, पहले होता था जहां एक मशीन खराब होगी, पड़ी है सड़ी है, चाहे वो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के अधीन है या जम्मू हेल्थ मेडिकल एजुकेशन के अधीन है, और उसमें फिर इतना कुछ होता था कि मरीज के लिए दिक्कत होती थी। मगर भारत सरकार ने जब जेपी नड्डा हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते, जो मुझे याद है, अब तो वो राष्ट्रीय प्रधान है, एक नया आयाम दिया था। जम्मू कश्मीर में जब आया, कई मुशक्कत आपने करनी पड़ी, कठिनाइयां जली ले आए। आपसे जानना चाहूंगा, दर्शक जरूर उत्सुक होकर जानने के लिए, कहीं मशीन खराब हो जाती है, कौन सा ऐसा आपका मैकेनिज्म है, पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख तक आप पहुंच जाते हैं? दर्शक, आप आज दैनिक स्टेट से हमसे जुड़े हैं, जरूर जानना चाहेंगे। देखें, ऐसा है, इसमें हमारा रोल तो हम एक सिंपली एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, बट ये कार्यक्रम सरकारों ने ही शुरू किया। ये 2015 में एक स्कीम लॉन्च की गई थी, नेशनल प्रोग्राम फॉर बायोमेडिकल इक्विपमेंट मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस। क्योंकि सरकार ने एक सर्वे किया था 2011-12 शायद, इस दौरान एक हेल्थ केयर का हमारा एक कंसल्टेंसी विंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, नेशनल सिस्टम हेल्थ रिसोर्स सेंटर, जिसे हम नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर, नेशनल एनएचएसआरसी के नाम से जानते हैं। उनका काम है सरकार के लिए प्रोग्राम्स को तैयार करना। जैसे आपका आपने अभी जिक्र किया जच्चा बच्चा का, जननी सुरक्षा योजना, फिर आपका नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसी कड़ी में एक कार्यक्रम आया, नेशनल प्रोग्राम फॉर बायोमेडिकल इक्विपमेंट मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस। इसका रूट काज ये था लाने का कि एक सर्वे में ये पाया गया कि 15 से 45% मशीनें जो हैं अस्पतालों के स्टोर्स में खराब पड़ी हैं। खराब की अगर हम बात करें तो खासकर पेरिफेरीज, जैसे आपने गांव की दूर दराज इलाकों की बात की, उन एरियाज में इमीडिएट रिपेयर्स इक्विपमेंट की नहीं मिलती। और ये एक बहुत बड़ा कारण था। जब जब थोड़ा डीपली इसमें स्टडी किया गया, 10 लाख की मशीन 10 रुपए के फॉल्ट के कारण स्टोर में पड़ी है और जी सरकार को बिल्कुल। नई मशीन खरीदनी पड़ती है। जी। तो एक कार्यक्रम बना जिसमें बोला गया कि कुछ एजेंसीज जो थी नेशनल लेवल पे, हमारी कंपनी है मेडिसिटी हेल्थ केयर सर्विसेज, और इसके अलावा हमारी ट्राइमेड सोल्यूशन है, हेक्सामेड है, किर्लोस्कर है, ये 3-4-5 कंपनियां, साइरेक्स है, आपकी टीबीएस जो यहाँ मेडिकल कॉलेज में कर रही है वो है, ये कंपनीज ने आके इस कार्यक्रम को शुरू किया। वही लेकिन बात आती है जी, एक सिस्टम के अंदर विलिंगनेस की, आप क्या सोच लेकर आ रहे हैं। हमने तो ये सोचा कि जम्मू कश्मीर एक वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट है इस मामले में, तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, नया सिस्टम भी आएगा, उसको डेवलप करने की सोच लेकर हम चले। तो हमें चलो परमात्मा ने आप जैसे लोगों के सहयोग से, जहाँ सरकार ने भी अच्छे से हमें थोड़ा सा सराहा इस बारे में, ताकि हम इसको आगे कर पड़े। हाँ, लेकिन आपको आज मुबारक है, आपको अब फर्स्ट प्राइज भी मिला है हाल ही में दिल्ली में, वो खबरें भी मैंने देखी, आपको शुभकामनाएं हैं। जी, जी, आपके थैंक यू। सेंटर को। जी। तो अभी इसमें क्या है कि इस कार्यक्रम में आज कोई मशीन अगर खराब होती है, आपने मैकेनिज्म की बात करी, तो एक 24/7 टोल फ्री नंबर जनरेट किया गया है। इसका एक ऑनलाइन डैशबोर्ड है जिसको पब्लिक भी एक्सेस कर सकती है। आज अगर कोई डॉक्टर बोले जी मेरी एक्सरे मशीन खराब है, तो आप उस डैशबोर्ड पे जाके देख सकते हैं क्या उस अस्पताल में वाकई मशीन खराब है, जहाँ जो टेक्नीशियन है या डॉक्टर सिर्फ बाहर पेशेंट भेजने के लिए तो इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है। जो अच्छी बात है, मैं आपको आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा, आज जम्मू कश्मीर में 600 साढ़े 600 के करीब फैसिलिटी अप टू पीएचसी लेवल, उनमें आपको 600 मशीनें खराब नहीं मिलेंगी सर। पर फैसिलिटी आपको एक मशीन खराब नहीं मिलेगी। रादर मैं कहता हूँ 300 भी नहीं है, शायद 200 से भी कम है। ये फिगर डेली चेंज होता रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, खराबी भी आती है। बट कहीं ना कहीं ये कोशिश रहती है हमारी
कि हम इस सिस्टम में आकर कोशिश करें। आज की डेट में 99.5% के आसपास जो हमारा सक्सेस रेट है, हम मशीनों को मेंटेन और मैनेज कर रहे हैं। निगम गुप्ता जी, जैसा मैंने दर्शकों को शुरू में बताया कि एक आप बहुत ही क्वालिफाइड जर्नलिस्ट हैं, अच्छे विश्वविद्यालय से आपने इसकी डिग्री ली है और कॉलमनिस्ट हैं, देश विदेश के समाचार पत्रों में लिखते हैं। चाहे इस समय आप इस दूसरे बिजनेस में, मगर आपकी जो पैनी निगाहें हैं वो यहाँ खबरों पर रहती हैं। आपका अनुभव बांटना चाहूंगा दर्शकों के। जो अमरनाथ यात्रा में इस वक्त कुदरत की तरफ से कुछ प्रकोप हुआ है और पूरी प्रशासन कोशिश कर रही है, निगम गुप्ता जी बहुत कुछ कर रही है। अच्छा, ये देखिए गुरुद्वारे जितने हैं, अलग अलग राधा स्वामी सत्संग घर हैं, कई और स्थान है यहाँ पर यात्री यात्रा करने उनको ठहराया जा रहा है। जो ये सारा पस मंजर आप देख रहे होंगे, 4,235 कठुआ में ही रोके गए हैं, 3,000 सांबा में रोके गए हैं, कठुआ में 9 ऐसे स्थान बनाए गए हैं। ये शुक्र है कि अभी तक 1 लाख श्रद्धालुओं ने शिवलिंगम के दर्शन कर लिए हैं। मगर निगम गुप्ता जी, जम्मू कश्मीर में बारिश ही नहीं, पूरे देश में बारिश होने से रेलवे ट्रैक जो है पानी से भर गए हैं और आज भी राजधानी जम्मू मेल उत्तर संपर्क क्रांति नहीं चलेगी। जम्मू में त्राही माम है। निगम जी, सरकार बहुत कुछ कर रही है और करने की जरूरत सामाजिक संगठनों की भी है। जो मैंने अनुभव पाया कि सामाजिक संगठन स्वाय गुरुद्वारों के कोई और ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं। क्या किया जा सकता है? सामाजिक संगठन, व्यापारी संगठन, वो भी इसमें खामोशी धारण किए हुए हैं। आपका अनुभव क्या कहता है कि क्या सब हम मिलकर कर लें कि जो यात्री आए, और जम्मू के लिए कहा जाता है, जम्मू का तो दिल इतना बड़ा है, जहां पर शेर बकरी ने एक जगह पानी पिया था, मिठड़ी है डोगरेंदी बोली, खंड मिठे लोग डोगरे, बावजूद इसके हमने जम्मू तो एक मुसाफिरों का शहर बन गया, रिफ्यूजियों का शहर बन गया। 47, 65, 71 कश्मीरी विस्थापित भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को हमने गले लगाया। बावजूद इसके अभी और क्या किया जा सकता है? यात्री यहाँ रुके हैं निगम जी, वो ये एक सुखद लेके जाएंगे, जम्मू के लोग वाकई खंड मिठे लोग डोगरे। बात यह है, इससे मैं पहले तो इस बात से थोड़ा सा आपके साथ डिसएग्री करूंगा, मैं सहमत नहीं हूं। आज अमरनाथ श्राइन बोर्ड है वो इन्वॉल्व हो गया, सरकारें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गई हैं, लेकिन आज तक यात्रा जो है, जो हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हीं ने चलाई है। लंगर जितने भी लगे हैं, किसी सरकार ने आज तक कोई लंगर नहीं लगाया। मैं इसलिए थोड़ा सा डिसएग्री कर रहा हूँ। पहली बात तो ये है, लोग आगे आते हैं, लोग सब कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात आती है, ये मेरा पर्सनल है, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। जो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, हमारे जितने भी तीर्थ स्थल हैं, पहले यात्रा पैदल होती थी, ऊंट घोड़ों पे भी हुई, चलिए सुविधाएं भी बनी, हेलीकॉप्टर भी है, लेकिन आज की डेट में यात्रा को 1-1.5 महीना या 2 महीने रिस्ट्रिक्ट क्यों किया जाता है? ताकि लोगों को किसी तरह का प्रॉब्लम ना आए है, मौसम के कारण या बाकी चीज़ों के कारण। इन जगहों पे जाना, टूरिज्म के लिए जाना मेरे हिसाब से प्रॉपर नहीं है। लोग यात्रा में इच्छा शक्ति, अगर आप श्रद्धा भक्ति की बात करें, ठीक है, हर एक में होगी, 90 नहीं मैं बोलूँगा 100% लोगों में होगी। लेकिन ऐसी इच्छा शक्ति का फ़ायदा क्या है कि वहाँ जाके भीड़ भड़क्का करके इस तरह के माहौल को क्रिएट किया जाए। अगर आप आज देखिए, कुछ लोग पैदल भी जा रहे हैं, कुछ लेट के भी जा रहे हैं। वो इच्छा शक्ति के कंपैरेटिव हम क्या कर रहे हैं? क्या हम रोज़ अपने पड़ोस में जो मंदिर है वहाँ जा रहे हैं, जो शिवालय है, जो हमें अमरनाथ जाना, हमने कहीं न कहीं इसके साथ टूरिज़्म को जोड़ दिया है। ठीक है, टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिलना चाहिए, बट अगर एक जगह में रश है, उस जगह में उस चीज़ को कम किया जाना चाहिए। ये सरकारें तो करती हैं, प्रयास करती हैं, लेकिन उनको बाद में दोष मिलता है। अगर सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, वो बहुत आती हैं, बहुत उनका कंट्रीब्यूशन नकारा नहीं जा सकता, लेकिन आप मुझे बताएं वो किस हद तक सेवा करेंगी जब तक हम अपने सिस्टम और अपने आप को इक्विप करके नहीं चलेंगे। इच्छा शक्ति का माने है कि अगर आज मुझे अमरनाथ जाना है, तो आज इतना मैकेनिज्म, इतना इंटेलिजेंस अवेलेबल है। आप गूगल सर्च करके जाइए, मौसम देख के जाइए, यात्रा का रश देख के जाइए। आप अमरनाथ की बात करें, क्या पिछले 2 साल 3 साल पहले वैष्णो देवी में नहीं हमारा बिल्कुल सर, भगदड़ हुई वहां पे? जी बिल्कुल। तो अगर आदमी को पता है वहां रश है, परिवार लेके नहीं जाना है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा हमें इस चीज को अपने आप को भी रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा।
कि अगर देखा जाए ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें हो सकता है मुझे भी क्रिटिसिज्म सुनने को मिल जाए, लेकिन मेरे हिसाब से अगर परमात्मा ने अपना स्थान पब्लिक से, भीड़ भड़क्के से दूर बनाया, तो हमें भी एक दूरी, उचित दूरी बना के रखनी चाहिए, एक सिस्टम के साथ जाना चाहिए। और निगम जी, चूंकि आप मेडिकल से भी जुड़े हुए हैं, अभी तक जो 11 मौतें हुए, मैक्सिमम जो मौतें हैं वो हार्ट अटैक से और काफी एज लोगों की हो गई। तो सरकार ने पहले एक समय सीमा रखी थी, मगर लोग उसकी परवाह नहीं करते। कई लोग नकली रजिस्ट्रेशन लेके आ रहे हैं, कई नकली सर्टिफिकेट डॉक्टरी का लेके आ रहे, रास्ते में दम तोड़ जाते हैं। तो हमें खुद को पहले, वही वक्त फिल्म का जो डायलॉग था, किसी को चुनाई सेठ जिनके खुद शीशे के महल होते हैं, दूसरों पर पत्थर नहीं फैलते, लोग ही नहीं करते, क्या करेंगे। निगम जी, चलते चलते आपसे ये भी जानना चाहूंगा, आपका अनुभव, यू आर ऑल्सो सन ऑफ द सॉइल, और खास करके जो मुझे है कि आप उस रियासी जिले से जन्मे, पिताजी आपके बहुत अच्छे टॉप ब्यूरोक्रेट थे, सब कुछ यहाँ देखते आ रहे हैं। अभी भी पाकिस्तान की नापाक साजिशें भारत के खिलाफ चल रही हैं। रजौरी में आतंकवादी एक मारा है और पूरी तरीके से आर्मी अलर्ट है, घुसपैठ की कोशिश हो रही है। उधर ड्रोन भी लगातार आ रहे हैं, मादक द्रव्य आ रहे हैं। इसके बारे में आखिर आपका चाहूंगा अनुभव, कब हम इससे निजात भारत सरकार पा लेगी? इसमें मुझे इमरान खान साहब का एक डायलॉग बड़ा अच्छा लगता है, मे बेटर सेंस प्रिवेल। ये वही है, जब तक ये बेटर सेंस हमारी सोसाइटीज में, हमारे लोगों में नहीं आएगी, ये चीजें नहीं सुधरेंगी। चाहे किसी भी तरह का टेररिज्म है, उसको क्रश करने के लिए हमारी फोर्सेस तो एक्टिव हैं, लेकिन इंसानियत बहुत जरूरी है। एक बहुत मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा, आपको याद होगा हम एसएमजेएस हॉस्पिटल में जाते थे, जब वहाँ पे डॉक्टर यशपाल शर्मा मेडिकल सुप्रेंट होते थे, तो उन्होंने अपने ऑफिस के बाहर एक कोटेशन लिखी थी, शायद वो किसी अच्छे ऑथर ने लिखी हुई है, एक वक्त आएगा, नेशन विल बी जज नॉट बाय देयर आर्म्ड फोर्सेस एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ्स, इट विल बी जज बाय द वेल बीइंग ऑफ देयर पीपल। सो इसके लिए मैं समझता हूँ एक बेटर सेंस प्रिवेल होनी चाहिए लोगों में। जब तक ये चीजें नहीं आएंगी तो मुझे नहीं लगता ये सुधार होने वाला है, ये सिस्टम ऐसे ही चलेगा लोगों के साथ। देखो, मुझे पूरी आशा है, इस काम तो वही है, बीच में थोड़ा सा कई कारणों से मैं स्क्रीन से दूर रहा, हालांकि कुछ औरों के साथ जुड़ा रहा, और दोबारा आया हूं। और पहली आज जिस दैनिक स्टेट समाचार जो प्रिंट में यहाँ से और चंडीगढ़ से होता है, और जहाँ तक सोशल मीडिया और टेलीविजन की बात है, वो अपना दायित्व निभा रहा है, इसी को मैंने जान करते हुए यह कार्यक्रम शुरू किया। आपको मिलाकर और बहुतों के सज्जनों की थी कि सुबह सुबह ऐसा कार्यक्रम हो, खबरें भी हो, खबरों के पीछे खबर भी हो, और आप जैसी शख्सियत है। निगम जी, आपका बहुत बहुत, गुप्ता जी नमस्कार, धन्यवाद, आपने साथ मेरा दिया। और दर्शकों जी, निगम गुप्ता जी को धन्यवाद देते हुए आपसे भी विदा लेता हूँ, बस यही वचन करते हुए, ना काहूं से दोस्ती, ना काहूं से बैर, प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी का दायित्व मैं निभाता रहूंगा। आप सभी को शुभकामनाएं, आज का दिन आपका मंगलमय हो। थैंक यू निगम गुप्ता जी।